हेलो, दिस इज जुबैर। वेलकम टू आवर चैनल फॉर दोस्त ट्यूशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के हर एक क्वेश्चन को। इसमें आने वाले हर एक बेसिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये चैप्टर बड़ा ही आसान लगने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के आखिरी तक के मेरे साथ में बने रहना होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम ऑफ द एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज नंबर 3.2। और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम बड़ा ही सिंपल और बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने देखे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। इस तरीके से कुछ होता है, दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 फॉर्म करेगा लाइन 1 और इक्वेशन 2 फॉर्म करेगा लाइन 2। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि तीन कंडीशंस हमने समझे थे कि तीन कंडीशंस हो सकती है। एक या दो लाइन जब भी बनेंगी या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो पैरेलल रहेंगी, या टोटली ये कोइंसाइड होने वाली है। अब इसके बारे में हम और अच्छे से समझते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हमें बहुत काम में आने वाला है। देखिए, जब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, जब हमें पता चलता है कि ये इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल रहेगा, कि टोटली कोइंसाइड होगा एक दूसरे से। लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि ये इंटरसेक्ट होंगी लाइंस, कि पैरेलल होंगी लाइंस, या कोइंसाइड होंगी। अब वो कैसे? एक और एक बात आप सोचिए, जब आप ये पूरे कोऑर्डिनेट्स पता करते हो, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू लेके आते हो, उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सब करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं ग्राफ ड्रॉ करे तक के, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करे तक के। और उसके बाद आपको पता चलता है कि ग्राफ इंटरसेक्ट होने वाला है, कि पैरेलल होने वाला है, कि कोइंसाइड होने वाला है। लेकिन बुक में इतना अच्छा एक मेथड दिया हुआ है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाने वाला है कि ये ग्राफ इंटरसेक्ट होगा, कि पैरेलल होगा, कि कोइंसाइड होगा, बिना ग्राफ ड्रॉ करे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत सिंपल सी चीज है। ये दो इक्वेशंस को देख के आपको यहाँ से a1 पता चल जाएगा, b1 पता चल जाएगा, c1 पता चल जाएगा, और इसी तरीके से a2, b2 और c2 भी पता चल जाने वाला है। इन्हीं वैल्यू को लेके हम अभी पता करने वाले हैं। कैसे? आपको सिर्फ रेशोज जो मिलेंगे, इकाई के रेशोज a1 बाय a2 के, a1 बाय a2 का रेशो आप निकालोगे और उसको कंपेयर करेंगे b1 बाय b2 के रेशो से। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहीं से मिल जाएंगी आपको, जो भी इक्वेशन दी हुई है। यदि ये एक दूसरे के नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक ही बार लाइन इंटरसेक्ट हो रही, जितने बार लाइन इंटरसेक्ट होंगी उतने सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस बार कितने बार इंटरसेक्ट हुई है लाइन? सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट हुई है, तो यहाँ पर आपको कितने सोल्यूशन मिलेंगे? सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और इसी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, दोनों एक ही बात। और अगर ऐसा हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन में कितनी चीजें ध्यान रखनी है? पहला, अगर ये दोनों रेशोज इक्वल होते हैं तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, और अगर इंटरसेक्टिंग हो गई तो आपको कई बार पूछता है कि बताइए इसकी यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है, तो हम बोल देंगे हाँ यूनिक सोल्यूशन है। और इसी को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस में कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। एक भी सोल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सोल्यूशन मिल गया, इसीलिए हम कंसिस्टेंट पेयर कहेंगे इसे। अब सेकंड सिचुएशन लाइन में क्या आती है कि भाई पैरेलल हो सकता है। तो अगर पैरेलल हो सकता है तो इस केस में आप देख रहे हैं लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट हो रही है क्या? मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लाइन जितने बार इंटरसेक्ट होंगी उतने सोल्यूशंस रहेंगे। यहाँ पर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो इस यहाँ पर एक भी सोल्यूशन नहीं रह सकता है। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 आ जाए और ये नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 आ गया, इसका मतलब आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हो बिना ग्राफ बनाए कि या द लाइंस ऑफ द इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? नो सोल्यूशन। बस यहाँ पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन रहेगा। एक और एक बात, अगर एक भी सोल्यूशन नहीं आया तो कंसिस्टेंट रहेगा कि इनकंसिस्टेंट रहेगा? ये क्या बताया था मैंने आपको? एटलीस्ट एक तो भी सोल्यूशन रहना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर तो एक भी सोल्यूशन नहीं है, इसको क्या कहेंगे अपन? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पर। थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर में टोटली ओवरलैप होने वाले हैं। ठीक है, ओवरलैप का मतलब एक लाइन बनी, दूसरी लाइन उसी के ऊपर में आके ओवरलैप हो जाएंगे। तो लाइन ओवरलैप हो रही है, ऐसा कब होगा? जब
a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। सारे रेशो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो लाइन हो जाती है क्या, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। मैंने आपको कहा था कि लाइन जितने बार इंटरसेक्ट होंगी उतने बार आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट हुई थी, 1 सोल्यूशन मिला, यहाँ एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हुई, 9 सोल्यूशन मिला। यहाँ तो इन्फिनाइट बार इंटरसेक्ट हो रही है। देखिए लाइन यहाँ पर भी इंटरसेक्टेड है, यहाँ पर भी इंटरसेक्टेड है। अरे भाई एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन आ गई तो हर एक पॉइंट इंटरसेक्टेड है लाइन का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंट कहेंगे या इनकंसिस्टेंट कहेंगे यहाँ पर इसे, देखिए मैंने क्या कहा था, एक बार भी अगर लाइंस इंटरसेक्ट होगी मतलब वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी, लेकिन यहाँ पर लाइन कई बार इंटरसेक्ट हो रही है तो हाँ इसे कंसिस्टेंट कह सकते हैं अपन। तो इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो और इसको आप नोट डाउन कर लो। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 4, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस हमें दी हुई है और हमें पूछा गया है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, एंड इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमें दे दिया है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो हम चेक करेंगे कैसे, अपने तरीके से ग्राफ ड्रॉ करे बिना पहले ही हम चेक कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर हमें कंसिस्टेंट मिलता है तो उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए पहले तो हमें रेशो कंपेयर करना होता है, a1 बाय a2। भाई a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है देखिए, और a2 की वैल्यू 2 है। अब देखेंगे b1 बाय b2, b1 बाय b2 3 बाय 3 हो गया, तो यानी ये हो गया 1 बाय 1। और साथ में ही c1 बाय c2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी ज़रूरत तो यहीं पे हमको समझ में आ गई नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, क्लियरली दिख रहा है हमें। क्या आ गया यहाँ पे, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। भाई ये 1 बाय 2 है और ये तो 1 बाय 1 है, तो कैसे इक्वल होगा। इस तरीके की कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, 1 सोल्यूशन रहेंगे, यूनिक सोल्यूशन रहता है इसका। और अगर एक भी सोल्यूशन आ गया तो इसे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमें पूछा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो इसे ग्राफिकली भी। चलिए अब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान है। पहले हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 हमारी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें पहले हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x 0, वैल्यू ऑफ x 0 0 जैसी पुट करे आपने, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाने वाली है, +2 मिलने वाली है। y की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड, अब 0 को x को 0 नहीं, अब y को 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0। तो y को आपने जैसे ही 0 पुट करे तो यहाँ पर x क्या मिल जाने वाला है आपको, देखिए 3y, y तो पूरा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू 6 मिल गया आपको पूरा, x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास में कोऑर्डिनेट टेबल मिल जाएगा। x जैसे ही आपने 0 पुट करे थे तो आपको y मिला था 2, और जब आपने y की वैल्यू 0 लिए तो x मिला है आपको 6। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 है, तो इसमें भी हम पहले पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जैसे 0 पुट करे आपने तो माइनस 3y इक्वल्स टू 12 आ गया, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -4 मिल गई। अब y को 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0। जैसे आपने y को 0 पुट करे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 मिल गया, तो 2x इक्वल्स टू 12 बच गया। 2x इक्वल्स टू 12 करे मतलब आपको मिल गया 6। अब हमें कोऑर्डिनेट टेबल मिल गया है सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। तो कोऑर्डिनेट टेबल में वैल्यूज आने वाली है, x जब हमने 0 रखे थे तो y मिला हमें -4, और जब y को 0 रखे तो x मिल गया था हमें 6। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो कोऑर्डिनेट पहले क्या आया था हमारे पास में, यहाँ पर 0 और 2, तो वही पहला ग्राफ आया 0 और 2, तो 0 और 2 हमें मिलने वाला है इधर 0, 2। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A,
0,2 और इसको एनसर्कल कर देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट करना याद रखना। और ये जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो इसे छुपा के शर्माते हुए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आंसर है। इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड, उसको बोल्ड और अच्छे बड़े लेटर्स में कि ये सामने दिखे, इस तरीके से लिखना। कई बच्चे इसको छोटा छोटा सा लिख लेते हैं, आपके जो है कोऑर्डिनेट्स है शर्माते हुए कहीं तो भी ग्राफ के अंदर में रखे रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आया है हमारे पास में 6,0, तो ये है पॉइंट बी 6,0। तो इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया और पॉइंट्स को ज्वाइन करते से ही हमने यहाँ पर लिख लेना है इक्वेशन, कि जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है उस इक्वेशन को हमने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 0,-4। 0,-4 आपको मिलने वाला है इधर, 0,-4। तो ये आ गया 0,-4, इसको हम P नाम दे देते हैं पॉइंट को। और 6,0, तो 6,0 फिर यहीं पर आ गया। ठीक है, तो अब इसको दोबारा हम नाम नहीं देंगे कुछ भी, 6,0 आ गया है ये। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी हमने ज्वाइन कर दिया, देखिए दोनों कोऑर्डिनेट्स से एक लाइन चलेगी। अब जहां पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ। फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे ग्राफ पे नहीं लिखना, जहां पर आपने सॉल्व करे हैं वहीं पर लिखना। सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज x = 6 एंड y = 0। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख के आंसर को कंक्लूड करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कई बार हमारी ये कंप्लेंट रहती है हमारे स्कूल वालों से कि भाई हमने पूरा तो सॉल्व करके आए थे कि सब मैडम ने ज़बरदस्ती या सर ने ज़बरदस्ती मार्क्स कट कर लिए। तो ये मार्क्स अपने आप नहीं कटते, ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से, क्योंकि हम स्टेटमेंट लिख के कंक्लूड नहीं करते इसलिए हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, पूरा आंसर सही सॉल्व करके भी आएंगे और अगर आप ये स्टेटमेंट्स अगर नहीं लिखते हुए ऐसा बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिए आपके आधे से 1 मार्क जरूर कटने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। 1 मार्क तो बिल्कुल कटने वाले हैं, आधे मार्क्स भी नहीं, 1 मार्क कटेंगे, इतनी बात मेरी ध्यान रखिए आप। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस तरीके से आप सॉल्व करके आते हैं आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। सो दैट्स इट फॉर नाउ।